हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएफएक्स एक्सपर्ट। सो चलते स्टार्ट करते हैं कंप्लीट कोर्स फॉर फ्यूजन इन हिंदी। आज की जो क्लास है ये बेसिकली फ्यूजन की सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग बेसिक ट्रांसफॉर्म टूल्स और बेसिक एनिमेशन इनसाइड फ्यूजन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंपोस्टिंग फ्यूजन में कैसे करते हैं, प्लस नोड को कैसे ऐड करते हैं, प्लस फ्यूजन का इंटरफेस को देखा हुआ है। तो ये अपना जो हमने जस्ट एक बेसिक कंपोस्टिंग है, जिसमें अपने पास ये बैकग्राउंड है यहाँ पे लिया हुआ है, और इसमें एक इमेज को जस्ट हमने यहाँ पे एक मर्ज करके रखा हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस मर्ज नोड यहाँ पे, और उसमें इस ट्रांसफॉर्म टूल लगाया है। तो अब हमारे पास जो बेसिक ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी ये टूल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे। तो मेनली जो इसमें टूल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, रिसाइज यूज करते हैं, इवन DVE यूज करते हैं, क्रॉप यूज करते हैं, और जो अदर्स टूल्स हैं वो हम लोग आगे इस कोर्स में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म टूल से यहाँ पे। तो अगेन किसी भी टूल्स को अगर आपको फाइंड करना है तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सिंपल टूल में जाके आप ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में जाके और उस टूल पे क्लिक कर सकते हैं जो टूल आपको यहाँ पे चाहिए। इवन आप इस सपोज पैनल्स को अगर चाहे तो अनडॉक कर सकते हैं, तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो अनडॉक हो गया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म टूल, तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म टूल को क्लिक किया तो ट्रांसफॉर्म टूल बाहर आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी किसी नोड को सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो नोड उस बेसिकली जो भी नोड सेलेक्टेड उससे अटैच हो जाएगा। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब अगर कोई नोड आपके पास सपोज बाहर है, फ्लो में नहीं कनेक्टेड है, सिंपल शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और जैसे आप इस पाइपलाइन के पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जस्ट शिफ्ट के साथ आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, शिफ्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, चाहे आपके पास इमेज हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज यहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म में आपके आता है कि पोजीशन मूव कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, साइज चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस उसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स है ट्रांसफॉर्म टूल के, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। सेम चीज़ आप राइट साइड में इंस्पेक्टर पैनल्स में यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो सेंटर है ये आपके पास, इसको सेंटर को जस्ट आप मूव करेंगे तो लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, ये वाई पोजीशन, ये एक्स पोजीशन है। दूसरा यहाँ पे पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट एक्चुअली इस ट्रांसफॉर्म का इस सेंटर पॉइंट्स है, जहाँ से ये जो भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में भी अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ सेंटर से रोटेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह से, क्योंकि ये इसका पिवट पॉइंट है। तो अगर आप पिवट पॉइंट अगर आप चेंज करना चाहें तो आप डायरेक्ट वैल्यू टाइप कर सकते हैं, या क्लिक करके लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वो जो आपके पास ये जो आपको एक हल्का सा रेड कलर का दिखाई पड़ रही है बेसिकली पिवट पॉइंट। इवन आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू देख सकते हैं, तो इसके थ्रू आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ। अब अगर आप रोटेट करेंगे तो इस तरीके से रोटेट होगा, क्योंकि आपने जो इसका पिवट पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वो आपने यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है। तो आप कहीं पे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको सबसे पहले पिवट पॉइंट को अगर मूव करना चाहे, देन इसके बाद अगर आप स्केल करेंगे या रोटेट करेंगे तो वो उसी सेंटर पॉइंट्स को, उसी सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट या स्केल होगा। तो ये आपके पास पिवट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे साइज। साइज का मतलब सिंपल, जस्ट आप स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हैं, तो राइट साइड से प्रॉपर्टी पैनल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज इंडिविजुअल एक्स एंड वाई एक्सेस में अगर आपको स्केल करना है तो यहाँ पे पिक करके इसको, अभी भी आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या यूनिफॉर्म यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर टॉप पे देखेंगे लिखा हुआ यूज साइज एस्पेक्ट रेशियो, तो ये चेकड है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली स्केल कर रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप ऑन स्क्रीन भी चाहें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में स्केल हो रहा है और ये वाई एक्सिस में स्केल हो रहा है। इवन राइट साइड आपको 2 पैरामीटर मिल गए, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्केल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग मेनली क्या करते हैं, इसको हमेशा चेक रखते हैं, जिससे कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट या जो भी आपके पास फुटेज है उसको हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म ही स्केल करते हैं, जिससे उसका प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया एंगल। एंगल से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। अगेन आप पिवट पॉइंट देख पा रहे हो, ये इसका पिवट पॉइंट, इसलिए इसी पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। तो वापस से इस पिवट पॉइंट को अगर आप रीसेट करना चाह रहे हैं देन राइट क्लिक करेंगे पिवट पॉइंट पे, सेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो ये इंडिविजुअल्स पैरामीटर्स को अगर आपको रीसेट करना है देन जो भी पैरामीटर्स के ऊपर राइट क्लिक करके सेट टू डिफ़ॉल्ट्स आएगा, तो एक एक पैरामीटर्स को आप डिफ़ॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटायर
सपोज आपको नोड को रीसेट करना है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉप पे जस्ट यू टर्न का एक आइकन जैसा रीसेट का, इस पर क्लिक करेंगे तो इंटायर पैरामीटर जो भी मतलब ऑल पैरामीटर्स है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएंगे। चलते इसको मैंने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट चीज इसमें एंगल आपको पता ही बता दी, जैसे सिंपल आप रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड स्टेप बैक। नेक्स्ट फ्लिप अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि हमें फ्लिप की भी जरूरत पड़ती है तो फ्लिप कर सकते हैं। ये आपके वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, सेम दूसरी तरीके से कुछ ये एज अलग अलग है। अगर आप सपोज यहाँ पे इसको, अगर यहाँ पर डुप्लीकेट देखेंगे तो अगर आप इसको स्केल कर रहे हैं तो इस तरीके से देख पा रहे हो, आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो डुप्लीकेट, तो ये सिंपल डुप्लीकेट है इसलिए आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। वो आप देखेंगे तो वो आप देखेंगे इस तरीके, तो इनका कुछ खास हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे एजेज का। तो सिंपल से यहाँ पे कैनवास या जो भी आपके पास डिफ़ॉल्ट है राइट क्लिक करके सेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग मेथड है। अगर आप रिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे तो अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सपोज यहाँ पे रिसाइज कर रहे हैं तो ये कुछ उसी बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रांसफॉर्म टूल्स की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म टूल्स के सपोज अगर आपके पास कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है और उसको अगर आप ट्रांसफॉर्म सपोज कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म टूल से केवल क्या होगा, उसका साइज चेंज होगा, उसका फ्रेम साइज या रेजोल्यूशन कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं डायनो इमेज ले रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज अनलिंक कर दूँ तो इसका जो भी आप फ्रेम साइज देख रहे हो 720x80 और ट्रांसफॉर्म टूल अगर लगाते हैं तो केवल वो ऑब्जेक्ट या वो बेसिकली यहाँ पे लेयर ट्रांसफॉर्म होगी, उसका फ्रेम साइज या रेजोल्यूशन पे कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल सारा जो आ रहा है रिसाइज टूल्स। रिसाइज टूल से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इमेज या फुटेज का फ्रेम साइज चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल्स मैं एक इमेज ले रहा हूँ, ये इमेज है यहाँ पे, तो अगर आप देख रहे हैं इसका रेजोल्यूशन 1280x720 है यहाँ पे। तो सपोज अगर आप इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रेम साइज, रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे फ्रेम साइज चेंज करें या रेजोल्यूशन चेंज करें तो उसके लिए रिसाइज नोड यूज होता है यहाँ पे। और अगर नॉर्मली ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे जो आपके साइज को इफेक्ट नहीं करेगा। तो रिसाइज टूल है, जैसे इसको कनेक्ट कर दिया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देखेंगे इंस्टेंट ये 1920x1080 फ्रेम साइज का यहाँ पे हो गया। अब ये 1920x1080 क्यों ही इसने लिया हुआ, 10 कोई फ्रेम साइज यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि एक बार हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके पास प्रोजेक्ट में सेटिंग्स होती है उसी के हिसाब से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये फ्रेम साइज ले लेता है। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे हम कंपोजिशन 2 पे वर्क कर रहे हैं, रिमेनिंग को जस्ट लिटिल बिट मैं क्लोज कर दे रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो कंपोजिशन 2 पे वर्क कर रहे हैं तो उसके हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे यहाँ पे तो आप चेक कर पाएंगे कंपोजिशन 2 जिस भी कंपोजिशन पे वर्क कर रहे हैं फॉर्मेट, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो आपके पास 1080 लगा हुआ, इसीलिए उसने क्या किया, जो फ्रेम साइज है वो 1080 के हिसाब से ले लिया। अगर सपोज यहाँ पे मैं 4K डिजिटल सिनेमा लगा दूँ यहाँ पे और इसको सेव कर, सो अब अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो इसमें कुछ चेंजमेंट यहाँ पे आपको कुछ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। अब अगर आप जैसे ही दूसरा रिसाइज नोड लेंगे और उसमें कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट का साइज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा और उसके हिसाब से रिसाइज कर लेगा। तो कोई भी नोड जैसे आपके पास यहाँ पे रिसाइज हो गया, क्रॉप हो गया, कुछ ऐसे नोड है जिसमें ऑटोमेटिक वैल्यू होती है, जैसे बैकग्राउंड हो गया। अगर मैं एक आपको बैकग्राउंड लेके यहाँ पे दिखा दूँ तो मैंने बैकग्राउंड लिया हुआ, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी फ्रेम साइज है। तो ये जो भी फ्रेम साइज है ये ऑटोमेटिक प्रेफरेंसेस से लेता है या प्रोजेक्ट सेटिंग से लेता है। तो अगर आप सपोज किसी स्टूडियो में वर्क कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फ्रेम साइज पे वर्क कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंसेस में उस फ्रेम साइज को सेट कर देंगे जिस फ्रेम साइज पे हम लोग आगे फर्दर कंप्लीट मतलब कंपोस्टिंग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको ये वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल रिसाइज टूल्स है यहाँ पे, लेकिन रिसाइज टूल्स में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो रिसाइज टूल होता है, मैं वापस इसको रीसेट कर दे रहा हूँ, कि जो रिसाइज टूल है बेसिकली यहाँ पे ये क्या करता है कि जो भी इमेज है उसको जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं या जो भी है वैल्यू उसमें उसको फिट करता है। मीन्स अगर सपोज आपके पास कोई ये इमेज है जिसका प्रोपोर्शन सपोज यहाँ पे वाइड स्क्रीन्स नहीं है, सपोज इनके सपोज ये इमेज है और इसमें अगर आप रिसाइज लगाएंगे यहाँ पे, तो मैं दूसरा टूल पे रिसाइज ले लूँ, ये चीज़ यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ ऐसे करके, तो आप देखेंगे तो इसने 920x1080 में इसको रिसाइज तो कर दिया है, लेकिन ये बेसिकली क्या करता है कि हो सकता है इमेज के आपको स्ट्रेच भी करे। तो अगर आप इसको देखेंगे लिटिल बिट, मैं कंट्रोल F और इसको करता हूँ कंट्रोल F, तो अगर आप देख पा रहे हो ये पिक्चर्स को रिसाइज कर रहा है लेकिन साथ में स्ट्रेच भी कर रहा है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो रिसाइज टूल्स है ये क्या करता है कि जो भी आपका फ्रेम है उसको नेक्स्ट साइज, जो भी साइज आप रिसाइज में दे रहे हैं उसमें ये एग्जैक्ट फिट करता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आपके पास इसका प्रोपोर्शन मेंटेन रहे, स्ट्रेच ना हो यहाँ पे इमेज,
तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे चाहें तो कीप फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेगा कि एक वैल्यू को तो यहाँ पे फिक्स कर देगा 920 1080, दूसरी वैल्यू को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा जिससे कि आपके पास यहाँ पे प्रोपोर्शन इसका मेंटेन रहे यहाँ पे। तो अब अगर देखेंगे मैं कंट्रोल F करता हूँ इसको और कंट्रोल F इसको करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ फ्रेम साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो रिसाइज टूल्स में ध्यान रखिएगा कि ये जो भी पिक्चर शो की वो उसको उस फ्रेम में जो भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैं वापस इसको रीसेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये चेक है तो इसको मैंने वापस इसको हटा दिया और इसको रीसेट कर दिया यहाँ पे 920 1080 हो गया। तो जो भी पिक्चर्स आप उसको दे रहे हो वो उसके हिसाब से उसको रिसाइज कर दे रहा है यहाँ पे। अगर आप एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना चाह रहे हो तो आप इसमें भी उसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। इवन अगर आपको पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर आप किसी अदर्स वैल्यू पे अगर आप इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर 960 सो 960 480 कर लीजिएगा। सो कोई भी वैल्यू अगर आप किसी भी वैल्यू में अगर रिसाइज करना चाह रहे हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे सिंपल सा टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर रिसाइज। तो ये आपके पास यहाँ पर रिसाइज टूल्स है, मैंने वापस उसको रीसेट कर दिया 920 1080 कर दिया। इसके बाद अगर आप सपोज लिटिल बिट चाहें तो इसके पहले आप ट्रांसफॉर्म टूल भी लगा सकते हो और अपने हिसाब से पिक्चर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब वो पिक्चर अगर आपको लग रहा है स्ट्रेच हो गई है तो उसको इसके पहले एक ट्रांसफॉर्म टूल लगा देंगे। तो जस्ट मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया और ये ट्रांसफॉर्म टूल लगा दिया। सो जस्ट मैंने इसको ट्रांसफॉर्म टूल लगा दिया यहाँ पे, मैं एक को डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब आप चाहें और प्रोपोर्शन को ऐसे कर दीजिए ट्रांसफर, और इसको आप अपने हिसाब से उसको चाहें तो इस तरीके से उसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर पिक्चर आपके पास स्ट्रेच हो गई तो ध्यान रखिएगा कि जो भी ये पोर्शंस आपको इस फ्रेम एरिया के बाहर दिख रहा है बाउंडिंग बॉक्स के यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बेसिकली क्रॉप होगा, लेकिन पिक्चर्स जो आपके पास स्ट्रेच है वो स्ट्रेच नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि अगर आप फ्रेम साइज मेंटेन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे पिक्चर स्ट्रेच भी ना दिखे तो उसके पहले आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा के और एक्स वाई वैल्यू अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या जो रिसाइज टूल्स है ये आपके पास फ्रेम साइज चेंज करेगा, फ्रेम साइज को भी डिफाइन करेगा। उसी तरीके से अपने पास यहाँ पे आता है क्रॉप टूल्स। यहाँ पे क्रॉप टूल्स बेसिकली क्या करता है कि सपोज मैं एक इमेज यहाँ पे ले रहा हूँ तो हमें इसको क्या करना है, क्रॉप करना है। क्रॉप का मतलब सिंपल सा बेसिक क्रॉप है, आप किसी भी फ्रेम साइज में इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पे इस इमेज को, तभी इसका फ्रेम साइज देख रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो अपने पास क्रॉप नोट है वो भी फ्रेम साइज को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो ये इमेज है अपने पास यहाँ पे, अगर मैं इसमें क्रॉप नोट लगाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो भी आप किसी भी नोट को फाइंड कर सकते हैं। सो जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ नोट अटैच कर दिया इसको। तो आप देख पा रहे होंगे इंस्टेंट जो क्रॉप टूल्स है उसने क्या किया, उस पिक्चर्स को 920 1080 फ्रेम साइज में क्रॉप कर दिया। सो अगेन ये जो वैल्यू ले रहा है अगेन आपके प्रोजेक्ट सेटिंग या प्रेफरेंसेस से ले रहा है यहाँ पे। और रिमेनिंग जो एरिया इसके आपको बाहर ये पिक्चर है जो क्रॉप है जो इस फ्रेम साइज से आपके पास यहाँ पे बाहर दिख रहा हो, लेकिन ये भी इसने हमें एक जस्ट एक फ्रेम साइज बना के दे दिया। जो इमेज ये थी वो आपको ये दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्रॉप में यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे तो इसमें आपके अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फ्रेम साइज यही चाहिए तो आपका पोर्शन चाहिए तो यहाँ पे वाई ऑफसेट से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें। सो एरिया फिक्स रहेगा लेकिन आप उसके हिसाब से उस एरिया में क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑफसेट को यूज कर सकते हैं एक्स वाई। इवन यहाँ पे 100 से आगे अगर नहीं जा रहा तो वैल्यू आप टाइप भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 1200 टाइप कर दिया इस तरीके से, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये एंड पे गया तो ये 1000 वैल्यू ही है, आप टाइप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू यहाँ पे। तो सिंपल क्रॉप है क्योंकि कभी कभी हमें क्रॉप की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, तो जिस भी फ्रेम साइज में अगर आप क्रॉप करना चाहें तो उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या अगर मैं इसको क्रॉप पे लगाता हूँ यहाँ पे एक लिखा हुआ है कीप सेंटर। सो बेसिकली क्या करेगा जस्ट इसको सेंटर में रखेगा और इक्वल साइज में चारों तरफ से इसको यहाँ पे क्रॉप करेगा। अब अगर आप देखेंगे क्योंकि कीप सेंटर आपने चेक कर रखा है तो ये वैल्यू काम नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसने सेंटर एरिया को यहाँ पे फोकस किया हुआ है। अब फिर भी अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे नहीं मुझे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है तो आप क्रॉप से पहले फिर एक दूसरा ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। सो जस्ट मैंने ये ट्रांसफॉर्म लगा दिया और आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इवन आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो क्रॉप आपको एक एरिया डिफाइन करके दे देगा, क्रॉप करके दे देगा। रिमेनिंग अगर आप उस एरिया के अंदर इमेज को एडजस्ट करना है तो उसके पहले आप ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
अब जैसे इसका सिंपल सा क्रॉप का एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर मैं इसको स्केल करता चला जा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने ये स्केल कर दिया, क्योंकि मैं क्या बेसिकली चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक सपोज ये इमेज है, इसका फ्रेम साइज 1920 1080 है, तो इसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना चाह रहा हूँ। तो ये इमेज मैंने ली, मैंने इनको सबको डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। और ये स्काई मैं वहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, सपोज इसके बैकग्राउंड्स में लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए क्या, कभी अगर आप इसको यहाँ पे सपोज नॉर्मली मर्ज कर देंगे, सपोज यहाँ पे, तो मैंने एक मर्ज नोड ले लिया। सो जैसे आप इसको बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड रहेगा, फॉरग्राउंड रहेगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मर्ज नोड का आउटपुट जो भी आता है वो हमेशा जो बैकग्राउंड में कनेक्टेड होता है उसके फ्रेम साइज के हिसाब से मर्ज नोड आउटपुट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मैं कुछ इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन अपना क्या टारगेट एरिया जो फ्रेम साइज वो 920 1080 है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा हम इस इमेज को यहाँ पे, ठीक है, क्रॉप करने जा रहे हैं। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप चाहें तो रिसाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन रिसाइज में क्या होगा, फुल इमेज आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है कि क्योंकि मेनली जो क्लाउड पोर्शन है उसी को बेसिकली यहाँ एज ए बैकग्राउंड्स में रखना हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें क्रॉप भी लगा दें, क्योंकि क्रॉप भी फ्रेम साइज डिफाइन करता है यहाँ पे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और जस्ट यहाँ पे क्रॉप लगा दिया, जस्ट क्रॉप लगा दिया। क्रॉप में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और 920 1080 है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके पहले बेटर है ट्रांसफॉर्म लगा लें, तो ट्रांसफॉर्म से थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे कि जो एरिया हम चाहें वहाँ पे इसके लिए 920 1080 फ्रेम साइज में देख सकते हैं। तो हमेशा क्रॉप से पहले एक ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। जस्ट इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगा दिया। तो ट्रांसफॉर्म नोड सबके साथ वर्क करता है, रिसाइज के साथ भी, क्रॉप के साथ भी, और इंडिविजुअल्स भी वर्क करता है। जस्ट इसको एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे आप रखना चाहें इस तरीके से जो भी पोर्शन दिखाना चाहें। नाउ अगर आप देखेंगे कंपोस्टर कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगी। हल्का सा अगर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है तो आप ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका आउटपुट है वो भी 920 1080 फ्रेम साइज का है, और ये आपके पास यहाँ पे कंपोस्टिंग होगी जो आपने बैकग्राउंड लगाया। तो क्रॉप भी जस्ट एक फ्रेम साइज डिफाइन करता है, रिसाइज भी एक फ्रेम साइज डिफाइन करता है। तो जो भी नोट आपको जरूरत पड़े, अगर आपको सपोज साइज चेंज करना है तो इसमें क्रॉप एंड रिसाइज यूज कर सकते हैं। जनरली लोग रिसाइज ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट किसी भी साइज में किसी भी इमेज को रिसाइज कर देता है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करें वो देखने जा रहे हैं DVE। DVE नोट बेसिकली जनरली ये पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देन कैमरा से एक आगे हम लोग फर्दर देखेंगे। तो एक नोट और इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म नोट में देखने जा रहे हैं जो जरूरत पड़ती है वो है कॉर्नर पिन, जो बेसिकली इस ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या जा सकते हैं, तो टूल्स पे क्लिक किया और जो हमें यहाँ पे वॉर्प कैटेगरी में मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे ये कॉर्नर पिन, सो कॉर्नर पोजिशनर। सो ये इंपॉर्टेंट टूल्स ये बेसिकली क्या करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज अगर मैं किसी भी इमेज को किसी चीज़ में अगर फिट करना है, जैसे एग्जाम्पल्स जैसे कि सपोज ये है, अब इसमें अगर आप सपोज कोई अगर होर्डिंग लगाना चाह रहे हैं या कोई चीज़ इस पर्सपेक्टिव में फिट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कॉर्नर पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसमें सपोज इस इमेज को जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन इस इमेज को हम यहाँ पे आपको फिट करके दिखा रहे हैं। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको प्रैक्टिकली देंगे ये सारी चीज़ें कि कहाँ पे सारे नोड कैसे यूज होते हैं एक्चुअल अगर स्टूडियो में हम लोग वर्क करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। तो अभी केवल समझाने के लिए है यहाँ पे। अब जैसे इसमें फिट करना है तो ये इमेज ऐसे में दिखाई पड़ रही है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, नॉर्मली एक मर्ज नोड ले लेंगे और बेसिक कंपोस्टिंग क्रिएट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि पर्सपेक्टिव क्योंकि बनाना है, तो कॉर्नर पिनिंग नोड जो हम लोग इसमें अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और इसको अपने हिसाब से हम लोग उस पर्सपेक्टिव में उसको सेट कर देंगे जिस पर्सपेक्टिव में सेट करना है। इवन आप बेटर है कि अगर आप इसको भी चाहें तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है, तो भी आपको कॉर्नर पिन नोड यहाँ पे दिखाई पड़ता रहेगा। तो जस्ट अभी अगर मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, ये कॉर्नर पे अटैच है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके दिखाए। लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लम आपने क्या फेस की यहाँ पे कि यहाँ के हिसाब से जब मैंने इसको फिट किया था इस इमेज के हिसाब से और इसको इस तरीके से किया हो तो यहाँ पे फिट होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको डाल रहे हैं तो ये कुछ हमें इस साइज में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, बेसिकली अगर आप बिल्कुल आप उसी फ्रेम साइज पे जिस फ्रेम के हिसाब से अगर सेट करें उसी के हिसाब से आपको दिखाई पड़े, तो हम लोग करना क्या पड़ता है, एक रिसाइज टूल लेना होता है। तो जिस भी
फ्रेम साइज पे हमें काम करना हो तो उसके हिसाब से हम इस इमेज को रिसाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक मेथड है, तो अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने Ctrl+C Ctrl+V कर लिया। सपोज ये फ्रेम है 600/399 है यहाँ पे, और इस इमेज को मैं फिट करना है तो Ctrl+C Ctrl+V कर दिया यहाँ पे। इसमें रिसाइज टूल ले लिया और उसको अटैच कर दिया यहाँ पे, उसको डाल दिया और यहाँ पे वो वैल्यू हमने टाइप कर दी जो फ्रेम साइज इसका है यहाँ पे। तो सपोज अगर यहाँ पे देखेंगे जो भी हो आपके फुटेज के हिसाब से, तो 600/399 ये ऑलरेडी जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो ऑलरेडी लोग प्रेफरेंसेस सेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक बेसिकली ये ले लेता है यहाँ पे। तो 600/399 केवल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि वो कॉर्नर पिन वहाँ पे क्यों नहीं सेट हो रहा था। और जस्ट इसके बाद अब इस पर हम लोग यहाँ पे मर्ज करेंगे। सेम प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पोजीशन लगा रहे हैं, तो जस्ट कॉर्नर पोजीशन लगाया, सेम नोड लगा दिया यहाँ पे। अब इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको क्योंकि मैं व्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें फिट करना है। अब वापस मैंने कॉर्नर पिन लिया और इसको मैं सेट कर रहा हूँ। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे तो जस्ट मैंने ये जो अपनी पिक्चर उसके हिसाब से जस्ट हमने कॉर्नर पिन को यहाँ पे सेट कर रखा है। सो जैसे हम लोग यहाँ मर्ज नोट पर डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव में सेट है जिस पर्सपेक्टिव में हमने इस कॉर्नर पिन को यहाँ पे सेट किया हो। तो ये भी एक मेथड है। तो ये आपके पास कॉर्नर पिन नोड है, इसके लिए पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के हम लोग यूज करते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में। जैसे मैं कोई इमेज टीवी या फ़ोन या मोबाइल में अगर आपको फिट करना है तो वहाँ पे हम लोग कॉर्नर पोजीशन को ज़्यादा यूज करते हैं। तो कॉर्नर पोजीशन, ट्रांसफॉर्म प्लस रिसाइज, ये सब टूल एक साथ ही यूज होते हैं यहाँ पे जनरली, जिससे कि आप इजीली हम लोग किसी भी पिक्चर्स को किसी भी फ्रेम में प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक एनिमेशन देखने जा रहे हैं कि हम लोग अगर कोई नोड के पैरामीटर्स को एनिमेट करना पड़े तो उसको किस तरीके से हम लोग एनिमेट करते हैं यहाँ पे। सो ये आप देख पा रहे हो जस्ट एक बेसिक कंपोजिटिंग है जिसमें आपके पास एक मैंने यहाँ पे फॉरग्राउंड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक बैकग्राउंड, ये आपके पास इसमें जस्ट एक बैकग्राउंड में ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर सपोज किसी नोड को अगर आपको रीनेम करना हो, सपोज ये FG है या फॉरग्राउंड एलिमेंट है BG है, तो सिंपल उस नोड को आप पिक कीजिएगा और F2 प्रेस करेंगे तो वो रीनेम मोड में आ जाता है यहाँ पे और आप टाइप कर सकते हैं सपोज यहाँ पे FG और ये आपके पास BG है तो F2 और ये BG। तो इस तरीके से किसी भी नोड को अगर आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हम लोग यहाँ पे बेसिक एनिमेशंस यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, जस्ट एक सिंपल एक ट्रांसफॉर्म लगा रखा है और इस भी जो भी हमने कंपोज ये फॉरग्राउंड एलिमेंट्स को इसको हम लोग यहाँ पे एनिमेट करेंगे या एनिमेशंस यहाँ पे करेंगे। तो एनिमेशन करने के लिए सिंपल सा सबसे पहले टाइमलाइंस अपने देख लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट 1000 फ्रेम की है, तो हम लोग उसको 100 फ्रेम के यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये आपके पास स्टार्टिंग फ्रेम, जस्ट मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और ये आपके पास एंड फ्रेम है तो मैं 100 यहाँ पे टाइप कर दिया क्योंकि मैं 100 फ्रेम पे ही यहाँ पे वर्क करना है मुझे यहाँ पे। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो फॉरग्राउंड एलिमेंट है जो आपको पास ये ब्लू कलर का सॉलिड है, लेफ्ट टू राइट हमें यहाँ पे मूव करना है इसको। तो सिंपल पहले बेसिक की लगाते हैं कि लेफ्ट टू राइट कैसे मूव होगा। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म नोड लगाया होगा क्योंकि उसको मूव करने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म नोड लगाया और इसी के पैरामीटर को एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में सिंपल सा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी पैरामीटर के सामने यहाँ पे की या डायमंड जैसा जो आपको आइकन मिल रहा है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पैरामीटर्स को एनिमेट कर सकते हैं जिस भी पैरामीटर के सामने आपको डायमंड की मिलेगा यहाँ पे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले तो सपोज मैं स्टार्टिंग फ्रेम में चाह रहा हूँ कि 0 फ्रेम पे ये जो सॉलिड है लेफ्ट साइड पे रहे, तो हमने क्या किया 0 फ्रेम पे प्ले हेड को प्लेस किया हुआ है और इसको उठा के यहाँ पे मूव कर सकते हैं ऐसे। तो ये X और Y एक्सेस। अब मुझे क्या करना है, सेट की करना है या एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो की को सेट करने के लिए, की क्रिएट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। फर्स्ट अगर आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहें तो जस्ट सिंपल क्लिक पे की पे क्लिक कर देंगे तो अब ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इस की पे हम लोग देखेंगे तो ये हल्का सा रेड कलर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रेम पे जो फ्रेम 0 है यहाँ पे देख पा रहे हैं वहाँ पे एक की क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है, और जिसकी पोजिशन हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे रखी हुई है। देन आफ्टर सम टाइम सपोज आफ्टर 10 फ्रेम, तो मैंने यहाँ पे 10 फ्रेम पे प्ले हेड को किया हुआ है, यहाँ पे प्लेस किया हुआ है 10 फ्रेम पे। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव करना है सपोज। सो जैसे आप इसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे की क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो देखेंगे आप जस्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक की क्रिएट हो गई है यहाँ पे। इवन आप यहाँ से वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। सिंपल लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे और ऐसे क्लिक करके यहाँ पे अप एंड डाउन लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से तो हम लोग इसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस को होल्ड करके, तो सिंपल ऐसे भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सेम ये वाई वैल्यू है
सो जो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना चाहे, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको ये रख दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक रेड कलर का डायमंड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे की है। अब की अगर देखेंगे तो टाइमलाइन की आपको वाइट कलर की हल्की सी एक लाइन दिखाई पड़ेगी, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे की लगी। अगर आप यहाँ पे इन बिटवीन देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई की नहीं दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे इन बिटवीन देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी कोई वाइट लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई की नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे आप की लगाएंगे वो टाइमलाइन में भी की को इंडिकेट करता रहता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे जैसे मैंने 10 फ्रेम का एक एनिमेशन बनाया और जिसकी फर्स्ट पोजीशन मैंने लेफ्ट साइड स्क्रीन से बाहर रखी, सेकंड पोजीशन आफ्टर 10 फ्रेम मैंने इसको सेंटर में रखा हुआ। तो अब अगर आप प्ले करेंगे तो आपको इस तरीके से मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलते पहले यहाँ तक इसको कंपोजिशन को सेव कर लेते हैं। तो फाइल सेव, प्रॉपर अपना लोकेशन देख लीजिएगा जहाँ पे आपको उसको सेव करना है। तो क्लास 2 कर दे रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये अपना एक एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आपको सपोज किसी की को डिलीट करना हो इन केस यहाँ पे, तो आप उस की पे जाइएगा और उसको सिंपल सा यहाँ पे वापस अगर उसी पे आप क्लिक कर देंगे तो वो की बेसिकली यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से की रिमूव हो गई और वापस आपको प्रीवियस पोजीशन पे दिखाई पड़ रहा ऑब्जेक्ट। कंट्रोल जेड किया हुआ मैंने। सेकंड ऑप्शन क्या चीज़ है कि अगर आप इस सेंटर पे, क्योंकि आपने सेंटर को एनिमेट किया हुआ है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है रिमूव पाथ। तो रिमूव पाथ में बेसिकली क्या होगा कि इंटायर पाथ जो भी आपके पास, मतलब अगर आपको इंटायर एनिमेशंस रिमूव करना हो उस पैरामीटर से, तो हम लोग राइट क्लिक करके रिमूव पाथ करेंगे वहाँ पे। तो क्या होगा कि जो आपके पास पैरामीटर्स होगा उसमें इंटायर मतलब पूरा का पूरा एनिमेशन वहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो वापस मैंने की लगा दी, स्टार्टिंग फ्रेम पे आ गए। अब इस बार थोड़ा सा मैं एनिमेशन, इसी तरीके से आप किसी भी पैरामीटर को एनिमेट कर सकते हैं। अभी मैं सभी पैरामीटर एनिमेट कर रहा हूँ। इस बार मैं एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है आपके पास लेफ्ट साइड से ऐसे स्क्रीन पे एंटर करेगा, कुछ देर रुकेगा, फिर स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा या डाउन साइड बॉटम में चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने स्टार्टिंग फ्रेम पे आ गए और जस्ट यहाँ पे कि एनिमेशन को स्टार्ट किया। सेकंड ऑप्शन क्या होता है एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप पैरामीटर पर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन आएगा। एनिमेट का मतलब सिंपल सा है कि जस्ट एक की को एक्टिवेट करना है बेसिकली। हम जस्ट मैंने एनिमेट पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि जिस भी फ्रेम पे आपका प्ले ऐड होगा वहाँ पे की ऐड हो जाएगी और आपको यहाँ पे भी की रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद भी आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप रखना चाह रहे हैं। तो मुझे स्क्रीन से बाहर रखना, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ। देन आफ्टर 10 फ्रेम तो मैंने 10 पे क्लिक कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे की लग जाएगी। इवन अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करके वहाँ पे सेट की भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो दूसरी की ऐड होगी, लेकिन अभी उसमें कोई भी वैल्यू या हमने पैरामीटर वैल्यू यहाँ पे नहीं डिफाइन की है, तो आप ऐसे बाद में भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये अपना एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 10 to 30 फ्रेम ये होल्ड पे रहे। तो मैं 30 फ्रेम पे आया और यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक की क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक आप सिंपल से इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक होल्ड की या ब्लैंक की क्रिएट हो जाएगी, या राइट क्लिक करके सेट की करेंगे तो भी वो बेसिकली इसी की को एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे एक की क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं देनी क्योंकि हमें यहाँ पे इसको होल्ड रखना है, ठीक है, इसलिए। देन 30 to 40 फ्रेम बाद हम इसको अप लेके जा रहे हैं। तो जस्ट मैंने इसको अप मूव कर दिया। तो मैंने 40 फ्रेम पर प्लेट को प्लेस किया और फिर मैंने इसमें वैल्यू यहाँ पे वाई वैल्यू को चेंज कर दिया। तो कुल मिला के मुझे ये एनिमेशन मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि जो आपने जो एनिमेशन से बनाया हुआ है और वर्क एरिया आपके पास जो है, जो आपके पास टाइमलाइन है वो लगभग 100 फ्रेम की है। तो एनिमेशन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसके बाद ही मुझे दिखाई पड़े यहाँ पे 40 फ्रेम के अराउंड ही चले यहाँ पे, तो कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और रफली ऐसे इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो एक वर्क एरिया जस्ट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो ये एंड फ्रेम और स्टार्टिंग फ्रेम तक ये वर्क एरिया डिफाइन हो जाएगा। नाउ लूप को चेक कर देंगे और प्ले करेंगे तो मुझे उतना ही एनिमेशन दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप वर्क एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी कहीं से भी आप कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे तो वहाँ से लेके आपके पास ये वर्क एरिया स्टार्ट हो जाता है। देख पा रहे होंगे, सपोज अगर प्ले करेंगे तो इतना ही दिखाई पड़ रहा होगा, दो हल्का सा ये ऑरेंज येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये वर्क एरिया है। अब वर्क एरिया को क्लियर करने के लिए सिंपल सा इस वर्क एरिया के अंदर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो रेंडर रेंज आते हैं तो उसको क्लियर कर दे रहे हैं।
नेक्स्ट चीज़, अब अगर आप यहाँ पे चाह रहे सपोज जो भी एनिमेशन आपने बनाया उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मतलब उसको एनिमेशन को ऑफसेट करना चाह रहे हैं, स्लो फास्ट करना चाह रहे हैं, की को ऑफसेट करना चाह रहे हैं, या जो भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे की फ्रेम की। सो एक की फ्रेम पैनल से यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, की को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइमलाइन से की को हम लोग एडजस्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो एनिमेशन को एडजस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे की फ्रेम की। सो जस्ट मैंने की फ्रेम पे क्लिक किया हुआ है, तो डाउन साइड में यहाँ पे नोट्स पैनल के पास में की फ्रेम पैनल से यहाँ पे ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ, यहाँ पे जो डिवाइडर लाइन है इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल है फिट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब बहुत सारे नोट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे मेनली, जबकि मुझे क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म पैरामीटर को ही एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म नोट को सेलेक्ट करेंगे, या जिस भी नोट के मतलब कि की फ्रेम को आपको एडजस्ट करना हो, देन यहाँ पे ये जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है शो ओनली सेलेक्टेड। तो क्या होगा कि जो सेलेक्टेड नोड है वही केवल दिखाई पड़ेगा। अगर आप सपोज मल्टीपल नोड को सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल नोड के यहाँ पे की फ्रेम आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट किया, इसको ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी की आपने लगाई है वो की आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ से की क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपरली यहाँ पे अपनी की को मैनेज कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे ये एनिमेशन देख रहे होंगे जो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में अगर मुझे एनिमेशन को फास्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, वो लास्ट 3 की को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे जस्ट ऐसे मैंने ड्रैग करके की को सेलेक्ट कर दिया। आपको सब कुछ एनिमेशन फास्ट करना है तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, और अगर आपको स्लो करना है तो राइट साइड की तरफ। नाउ देखेंगे अभी मैंने स्लो कर दिया, यहाँ पे टाइम भी बढ़ रहा है टाइमलाइन में। तो अगर आप प्ले करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो स्लो हो गया ये, और ये एनिमेशन मेंटेन है क्योंकि मैंने तीनों की को एक साथ यहाँ पे मूव किया हुआ। उसी तरीके से अगर मुझे इसको फास्ट करना है तो मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूँगा। ना अब अगर मुझे होल टाइमिंग बढ़ाना है तो सेकेंड की को एडजस्ट करेंगे। तो ये ज़रूरत के हिसाब से अपने हिसाब से जिस भी की को आपको एडजस्ट करना है इजली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाह रहे नहीं एनिमेशन ही मतलब इंटायर एनिमेशन मुझे ऑफसेट करना हो, मैं चाह रहा हूँ 40 फ्रेम से एनिमेशन स्टार्ट हो, तो आप ऑल की को सेलेक्ट करके भी इसको जस्ट 40 फ्रेम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके पहले कोई एनिमेशन नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, और जो भी एनिमेशन है वो फ्रेम 40 से स्टार्ट होगा। आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इंटायर एनिमेशंस को भी ऑफसेट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट चीज़ ये आ रही है कि अगर आपको सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि इंटायर एनिमेशंस को हमें स्लो या फास्ट करना है एक साथ, पूरे एनिमेशंस को, सपोज मैंने ये एनिमेशन बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको अगर मैं स्लो या फास्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे डाउन साइड में एक यहाँ पे ये टूल्स कह लें या एक ऑप्शन है जिसका नाम है टाइम स्ट्रेच। ये क्या करता है, अगर इसको मैं ऐसे पिक कर लेता हूँ टूल को और इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे हैं जस्ट एक बॉक्स ऐसा बन जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो इंटायर एनिमेशंस को उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इक्वल वैल्यू सब में अप्लाई कर देगा और इक्वल ही एनिमेशन आपका स्लो या फास्ट होगा। जो भी आपके पास इस मतलब कि की फ्रेम के बीच में गैप होगा उसके हिसाब से एनिमेशन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इसको मैंने ऑफ कर दिया। और अगर इंडिविजुअल्स मैनेज करना है, नहीं स्टार्टिंग का स्लो फास्ट करना है, जो भी करना है, तो आप इंडिविजुअल्स की को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी की को किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी की को डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज आप चाह रहे हैं ये एनिमेशन की को डिलीट करना है तो आप सिंपल जैसे उसको डिलीट करके सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, तो वो की डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। देन इसके बाद आप इसको वापस जहाँ पे लेके जाना चाहे वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ये नया एनिमेशन बन गया। नेक्स्ट चीज़, अगर आप किसी की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मीन्स अगर अभी मैंने सपोज ये एनिमेशन बना दिया है, अभी ये देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट की है उसमें ऑब्जेक्ट जो अपना है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर उसको ऊपर लेके जाना है तो एक ऑप्शन ये आप की डिलीट कीजिएगा, फिर से एनिमेशन बनाएगा। तो बेटर है अगर आप इस की पे प्ले एट को प्लेस कीजिएगा यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है की टू की जंप करने के लिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नेक्स्ट की और ये प्रीवियस की, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे जो आपके पास लास्ट की है वहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे इस वाले पे ऊपर, और इसको हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। सो जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं वहाँ पे उसको प्लेस कर सकते। तो ये क्या करेगा, उस की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो ये आप देख पा रहे हो, ये एनिमेशन क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सेम चीज़ अगर आप इन बिटवीन सपोज चाह रहे हैं कि ये जब तक होल्ड है उस बीच में ये रोटेट हो, तो आप इजली यहाँ से की फ्रेम में
यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से रोटेशन की एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंगल पर राइट क्लिक करके एनिमेट किया तो वहाँ पे आप देखेंगे रोटेशन की ऐड हो गई है यहाँ पे। और क्योंकि मुझे यहाँ तक ही रोटेट करना है तो एक 360 मतलब एक चक्कर लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देखेंगे इस तरीके से तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा और होल्ड के टाइम पे रोटेट होगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो मल्टीपल पैरामीटर्स को आप एनिमेट कर सकते हैं। इवन इसमें कोई दूसरा नोड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक ब्लर नोड लगा दूँ तो वापस अगर इस पैरामीटर को आपको ख़त्म करना है तो आप की फ्रेम पे क्लिक कर देंगे तो पैरामीटर हट जाएगा, मतलब पैनल हट जाएगा वहाँ से ना। अगर सपोज इसको मैं लिटिल बिट चाह रहा हूँ कि नहीं थोड़ा सा ब्लर भी बीच में हो इन केस यहाँ पे, तो आप चाहें तो उसके बाद ब्लर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जस्ट एक यहाँ पे ब्लर ले लिया और ब्लर नोड को अटैच कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लर हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे सेम चीज़। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको सिंपल सा ब्लर को भी आप एनिमेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे। सो अगर आप चाह रहे ट्रांसफॉर्म का एनिमेशन देख लीजिए, सपोज इसके बीच में ये ब्लर भी यहाँ तक क्लियर दिखाई पड़े, फिर इसके बाद ये ब्लर रहे यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए यहाँ पे, तो ब्लर को भी एनिमेट कर सकते हैं। सो जस्ट पहले तो ब्लर को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऐसे में की नहीं दिखाई पड़ रही किस टाइमिंग पे हमें ब्लर करना है, तो बेटर है कि अगर आप चाहें तो उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा की फ्रेम को, और उसको दूसरे को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों के की दिखाई पड़ती रहेंगे। नाउ इसके पहले मुझे क्लियर करना है, यहाँ पे ब्लर को क्लियर रखना है इसके पहले, तो ये रीसेट कर दिया और यहाँ पे एक ब्लर साइज पे एनिमेट कर दिया, की लगा दी, देन यहाँ तक इसमें वैल्यू चेंज कर दी जो भी जितना, तो ये आप देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, क्लियर है, और यहाँ ब्लर ऐसे रहेगा। तब तक आपको ब्लर करना, आप उसको ब्लर रखिएगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक सेट की कर दिया, या आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं डायमंड पे तो भी की क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ तक इसको ठीक है ब्लर ही रखना है, तो ये ब्लर रहेगा। तो वापस मैंने इसके बाद यहाँ पे इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर दिया। अब अगर आप चाहें तो की भी लगा के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो ये ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। और इसकी भी यहाँ तो इसके पहले भी क्लियर और यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, और फिर स्मूथली ये इस तरीके से फिर से ब्लर से नॉर्मल हो जाएगा और फिर इस तरीके से चला जाएगा। तो ये अपने हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर की को भी एडजस्ट करते हैं जिस तरीके से, जिस भी टाइमिंग पे आपको एडजस्ट करना है। तो ये बेसिकली बेसिक ठीक है इस तरीके। तो मल्टीपल किसी भी पैरामीटर को हम लोग फ्यूजन में एनिमेट कर सकते हैं, प्लस की को अगर एडजस्ट करना तो की फ्रेम को यूज करते हैं। लास्ट चीज़ इसमें देखने जा रहे हैं स्प्लाइन। स्प्लाइन जनरली अगर आप एनिमेशन को सपोज लूप करना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं, स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग स्प्लाइन पैनल्स को यूज करते हैं। तो चलते मैंने ब्लर को डिलीट कर दिया एग्जाम्पल समझाने के लिए, और चलते इसमें समझने जा रहे हैं यहाँ पे। तो की फ्रेम को पैनल्स को हटा दिया और जस्ट यहाँ पे स्प्लाइन पैनल्स को ऑन कर लिया। यहाँ पे तो अगेन ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट किया, वही सेम ऑप्शन, सो सेलेक्टेड ओनली, और इसको यहाँ पे अभी मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा तो कंट्रोल F कर देंगे तो फिट कर देंगे। तो जो भी बेसिकली इसमें एनिमेशन होगा वो आपको यहाँ पे फिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सेंटर है, कंट्रोल F फिट, इस तरह का दिखा। तो ये हमें की दिखाई पड़ रही है। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो भी की है सभी बेसिकली लीनियर की, इनको लीनियर बाय डिफ़ॉल्ट एक लीनियर की क्रिएट होती है यहाँ पे। तो इसमें कोई ईजी इन ईजी आउट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप जैसे अगर इसका देखेंगे ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये रोटेशन का एनिमेशन भी खत्म कर दिया जिससे कि हमें एग्जैक्ट क्लियर दिखाई पड़े। तो ट्रांसफॉर्म पे गए, एंगल पे गए, राइट क्लिक करके और जस्ट रिमूव ट्रांसफॉर्म एंगल, मतलब इस पैरामीटर को मैंने इंटायर एनिमेशन का रिमूव कर दिया यहाँ पे एंगल पे। ठीक है, तो अब कोई रोटेशन पे एनिमेशन नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्म पे है। सो अब अगर मैं इसको सपोज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो डाउन साइड में देखेंगे ये कुछ ऑप्शंस मुझे मिलेंगे यहाँ पे। तो लीनियर है बाय डिफ़ॉल्ट, लीनियर देख पा रहे हो। अगर इसको स्मूथ करना तो आप स्मूथ भी कर सकते हैं। तो आपको ईजी इन ईजी आउट एनिमेशन इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अभी आपको ये इस तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बीच में, क्योंकि ये जैसे कि स्मूथ इधर भी आप देख रहे हो कर में चेंजमेंट हो गया, इसलिए तो ये जो इसका होल्ड है वो भी आपको होल्ड नहीं यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। इवन अगर होल्ड करने के लिए आप चाहें तो इसको हैंडल को एडजस्ट कर सकते, बिल्कुल स्ट्रेट करना होगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये ईजी इन भी हो गया, मतलब ये थोड़ा सा स्मूथ भी हो गया, प्लस रिमेनिंग यहाँ पे होल्ड भी है। तो इस तरीके से कर्व को अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना भी एडजस्ट करना है। कंट्रोल Z में करता हूँ इसको, और अगर कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे तो इंडिविजुअल सैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैंने जैसे इसको एडजस्ट किया ऐसे थोड़ा स्मूथ, और ज़्यादा इसको स्मूथ कर दिया तो मुझे ये एनिमेशन मिलेगा।
ठीक है। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं की को। वापस मैंने इसको सेलेक्ट किया, लीनियर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आपको एनिमेशन को सपोज यहाँ पे इसको रिपीट करना है या लूप करना है तो जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करेंगे की को तभी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें एक बार और देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर आपको रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स एनिमेशन हो जाएगा, मतलब जो लेफ़्ट टू राइट था वो ऐसे रिवर्स एनिमेशन। नॉर्मल वापस मैंने उसी पे क्लिक कर दिया रिवर्स में, तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। देन यहाँ पे इसमें लूप है तो सेट लूप करेंगे तो वो एनिमेशन रिपीट होता रहेगा इंटायर टाइमलाइन तक, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको की फ्रेम पे लेके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको बाद में स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो लूप मेंटेन रहेगा अगर आपने सपोज लूप को लगाया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लूप भी मेंटेन है और एनिमेशन भी अपना फास्ट हो गया। आप देख पा रहे होंगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये लूप है, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप एनिमेशन को लूप भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इस की फ्रेम को मैंने पैरामीटर हटा दिया। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे वापस अगर सेट लूप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने जस्ट इसको मैंने लूप को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो लूप को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से अगर आप चाहें यहाँ पे तो इसको पिंग पोंग भी लगा सकते हैं। पिंग पोंग का मतलब जस्ट लाइक ए पेंडुलम। तो यहाँ पे पिंग पोंग पे क्लिक करेंगे, सेट पिंग पोंग, तो आपको इस तरीके से एनिमेशन मिलेगा। तो ये कुछ स्प्लाइन्स में ऑप्शंस है जिसको हम लोग भी एनिमेशन में यूज कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से पिंग पोंग दिखाई पड़ रहा है और वापस हम लोग स्प्लाइन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ये आज की हमारी फ्यूजन की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ कि जो ट्रांसफॉर्म नोड है कौन कौन से उनको कैसे यूज करते हैं, प्लस बेसिक एनिमेशन इनसाइड फ्यूजन। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और हम लोग उसमें देखेंगे कि हम लोग रोटो पेंट नोड को कैसे यूज करते हैं फ्यूजन्स में। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज वॉच, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।